ऑलराइट दोस्तों, आज कंपैरिजन करते हैं इन दो तगड़ी कंपनीज का कि आपको नए फोन्स के अंदर क्या प्रोवाइड कर रही हैं। एक है ओप्पो का A6 Pro और एक है रिसेंटली लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी A17। लेट्स फाइंड आउट कौन सा फोन ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है अपनी प्राइस सेगमेंट में। और दोस्तों, इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे, डिसाइड कर पाएं कि कौन सा फोन क्यों लेना है तो लाइक भी आप कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आपकी क्या चॉइस रहने वाली है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन सबसे पहले कीमत का और वेरिएंट्स का कर लेते हैं। अब ओप्पो में दो वेरिएंट्स है, जैसा कि 8/128, 8/256। 70-75 हज़ार रुपए में 8/256 मिलता है, और 65 से 68 हज़ार रुपए में डिस्काउंट के साथ आपको जो है 8/128 मिलता है। A17 के अंदर 6/128 वाला वेरिएंट 50,000 के अराउंड है, और 8/256 GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट के साथ 60,000 रुपए के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा होता है। तो 10,000 रुपए का ऑलमोस्ट आपने 10 से 12 हज़ार रुपए का प्राइस डिफरेंस भी लेने से पहले देखना है। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन की। देखो, बिल्ड एंड कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से ओप्पो थोड़ा बेटर होगा, थोड़ा थिक ज्यादा होगा, जैसे कि 8 mm की थिकनेस है, और वहीं पर A17 जो है ना वो आपको 7.5 mm की थिकनेस ऑफर करता है। लेकिन ओप्पो लाइट वेट है भाई, 188 ग्राम का वेट है, और वहां पर आपको मिलता है 191 ग्राम का वेट हमारे सैमसंग A17 में। A17 थोड़ा लंबा है, आपको जो कैमरा मॉड्यूल है वो सैमसंग के ओल्ड ट्रेडिशनली वो जो सैमसंग की नोट 10 सीरीज आती थी ना, वो लेआउट मिलेगा आपको। और ओप्पो के अंदर थोड़ा सिक्योरल शेप में मिलता है। ओप्पो इन हैंड फील में हैंडी है। दूसरा, इसके अंदर आपको IP68-69 की रेटिंग मिलती है। ओप्पो को ये प्लस पॉइंट जाता है, जो कि IP54 की रेटिंग सैमसंग A17 में ऑफर करता है। देखो, इन हैंड फील में ओप्पो थोड़ा कॉम्पैक्ट हिसाब से प्रीमियम फील कराता है, और ओप्पो के अंदर भी रिसेंटली ये सिल्वर कलर भी लॉन्च हुआ है, तो एक आपको टाइटेनियम सिल्वर कलर की लुक भी मिलती है, और ये जो है ये आपको मरमेड डिजाइन ऑफर करता है। तो ओप्पो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा स्ट्रांग होगा। ऑल दोनों के फ्रेम्स जो है ना ये प्लास्टिक वाले ही आते हैं, ये आपने माइंड में रखनी है। ड्यूरेबिलिटी ठीक होगी, डैमेज जल्दी नहीं होंगे, लेकिन इन हैंड फील वो जो एल्यूमिनियम वाली होती थी ना वो ज्यादा प्रीमियम होती थी। बाय द वे, दोनों फोन्स मुझे बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ठीक लगे हैं, लेकिन IP रेटिंग और कॉम्पैक्ट के हिसाब से ओप्पो को 10 में से हम 9 नंबर दे देंगे। और ये 9 नंबर देने की वजह ये है कि यहाँ पर आपको ओप्पो के अंदर ना मिलिट्री ग्रेड रेजिस्टेंस मिलती है, लाइक शॉक प्रूविंग मिलती है। अगर फोन गिर विर भी जाता है ना, तो इसके अंदर फ्रेम के अंदर एक फ्रेम सेट किया जाता है, लाइक केस के अंदर, जिससे ये जरा शॉक प्रूफ भी हो जाता है। और IP54 की वजह से यहाँ पर सैमसंग को, मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल कैमरा मॉड्यूल थोड़ा चेंज लाना चाहिए था सैमसंग को। हम 8 नंबर ही देते हैं 10 में से। लेकिन भाई, डिस्प्ले पे आके लड़ाई होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग स्टिल आज भी आपको एक बड़ी सी नॉच, एक बड़ा सा बेजल प्रोवाइड करता है, जो कि आपको ओप्पो के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अब ओप्पो A6 Pro का मुझे मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर इसका डिस्प्ले ही लगता है। लाइक स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% से ऊपर, एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ओप्पो के फोन में मिलता है। और ओप्पो के ऊपर जो ड्यूरेबिलिटी, जो लाइक ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है, वो D स्टार रेटिंग वाला आपको यहाँ पर शील्ड ग्लास मिल जाता है। बट अगर सैमसंग की बात करेंगे, स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसा कि ओप्पो के अंदर आपको स्क्रीन साइज 6.57 इंचेस का मिलता है, ऐसे ही सैमसंग के अंदर आपको 6.7 इंचेस का मिलेगा। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है सैमसंग का, बट यहाँ पर आपको कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसी सपोर्ट सैमसंग के डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो विजुअल एक्सपीरियंस थोड़े ब्राइटर वाले साइड पर है सैमसंग के। दोनों ही फोन वाइड वन L1 सपोर्ट करते हैं। HDR आपको जो है वो दोनों की वाइड वन L1 में सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सैमसंग के अंदर भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि काइंड ऑफ इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है कि अगर आप बाकी कंपेटिटर्स को देखेंगे जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं और बेजललेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, उनका डिस्प्ले आपको ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है कंपैरेटिवली सैमसंग। और सैमसंग को ये एडवांटेज है कि सैमसंग ने गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन लगा दी है, जो कि ज्यादा स्मूथ होगी और ड्यूरेबल थोड़ी ये कि ज्यादा स्क्रैच रेजिस्ट कर सकेगी, जैसा कि सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी होता रहा है। वो एडवांटेज सैमसंग को है। बट ओवरऑल मैं साइड बाय साइड अगर आउटडोर विजिबिलिटी की भी बात करता हूं, तो सैमसंग का जो पीक ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ा कम नजर आया है कंपैरेटिवली ओप्पो। तो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ओप्पो को तो भाई 10 में से 9.5 नंबर देना चाहूंगा, लाइक बहुत अच्छे बेजल सेट किए हैं। बट सैमसंग को मैक्सिमम यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे, नॉच इन डिस्प्ले और भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये चीजें बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन भाई, अगर आप सैमसंग बाय रहे हैं ना, तो डोंट यू वरी, सैमसंग एक कैटेगरी में बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और सैमसंग आई थिंक यही इसका यूएसपी होगा। जैसा कि आप अगर अपडेट्स की बात करोगे, अब सैमसंग A17 के अंदर G99 आता है, और यहाँ पर आपको G100 मिलता है। अच्छा, ऑलमोस्ट ट्वीक वर्जन है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आते हैं, बट साथ के साथ LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज लेके आते हैं। अब सैमसंग को क्या एडवांटेज है कि सैमसंग ने बाकायदा मेंशन किया है कि 6 साल की OS की अपडेट मिलने वाली है। मतलब 6 साल अपडेट्स इस फोन में आपको रिसीव होती रहेंगी। इफ यू आर अ पर्सन जो कि थोड़ा लॉन्ग लाइफ यूज करना चाहता है, अपडेट ज्यादा लेना चाहता है, तो डेफिनेटली सैमसंग को ये एडवांटेज आता है। ओप्पो ने वैसे कहीं मेंशन नहीं किया, और ओप्पो ने मेंशन करना चाहिए था। लाइक इस प्राइस सेगमेंट में वैसे बाकी ब्रांड्स भी 2 से 3 अपडेट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 अपडेट तो आपको जरूर मिलेगी। बट ओप्पो शुड भी मेंशन कि भाई कितनी अपडेट्स यहाँ पर रोल आउट की जाएगी। वैसे कलर ओएस नो डाउट अच्छा है, ऑप्टिमाइज जरूर है, लेकिन अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, अब देखो बेंचमार्क स्कोर में हमने Antutu बेंचमार्क स्कोर जो रन किए हैं, उसमें ओप्पो थोड़ा लेट रहा, सैमसंग पहले रन करता है, और सैमसंग के बेंचमार्क स्कोर कंपैरेटिवली ओप्पो थोड़े कम है।
बेंचमार्क स्कोर्स का थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। बट ओप्पो को एक एडवांटेज ये कि यहाँ पर जो वीसी कूलिंग है वो थोड़ा बड़ा चैम्बर है। लाइक ये जो है ये 4300 मीटर स्क्वायर वाला जो आपको वेपर चैम्बर मिलता है। ऑल्दो यहाँ पर थर्मल मैनेजमेंट के लिए सैमसंग A17 के अंदर भी लगाया हुआ है। गेमिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों ही 60 FPS ऑफर करते हैं। थोड़ा गेम प्ले ओप्पो का बेटर था। लाइक मैं इसको एडवांटेज इतना बड़ा नहीं दूंगा, लाइक ठीक है दोनों का सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट के अंदर सैमसंग ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आया हमें, जहां पर 90% से ऊपर का स्कोर करता है और हमारा ओप्पो जो है ना वो 80-85% पर रुक जाता है। और अगेन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ रेंडरिंग की बात करते हैं, रेंडर टेस्ट में ओप्पो थोड़ा बेटर रहा। हमने वीएन रेंडर करके देखा, सैमसंग थोड़ा बैक साइड पे रहा है। लेकिन अगर हम बूटअप टेस्ट की बात करें, सैमसंग बेटर। इसी तरीके से थोड़ा सा ऐप लोडिंग की बात करें, सैमसंग बेटर। लेकिन ओप्पो को ये एडवांटेज है कि ओप्पो इन रैम मेमोरी या मल्टीटास्किंग हीट डिसिपेट करने के साथ साथ ज्यादा हैंडल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज ओप्पो को भी है। लेकिन अगर मैं यूआई और बाकी एक्सपीरियंस की बात करता हूं, डेफिनेटली सैमसंग को ये एडवांटेज जाता है कि सैमसंग ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हैंडल कर सकता है। सैमसंग के यूआई में ब्लॉटवेयर्स कम आते हैं, थर्ड पार्टी एप्स कम मिलती हैं, जिसका एडवांटेज सैमसंग को जाता है। तो सैमसंग को ओएस अपडेट पर 10 में से हम 9 नंबर देने वाले हैं इस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन ओवरऑल ओप्पो को हम ज्यादा 10 में से 8 नंबर दे पाएंगे। हाँ, लेकिन सैमसंग का ये वाला जो वेरिएंट हमारे पास ना 8256 है, 6128 में जरा रैम मेमोरी में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ऐप लोडिंग में लगेगा। तो मैं यही प्रेफर करूंगा, इफ यू आर बाइंग फोन लाइक 60,000 के अराउंड और आप डाई हार्ड फैन है सैमसंग के, तो आपको 8256 ही लेना है। 6128 एक्चुअली 40-42 हजार रुपए में होता तो प्रेफरेबल डिवाइस हो सकती थी। बट बाकी चीजें ऑब्वियसली सैमसंग का लोगो भी डिपेंडेंट होता है। सो कैमरा पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो कैमरा पार्ट में सैमसंग में 50 मेगापिक्सल विद ओएस, और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को थोड़ा मिक्स करके बनाया जाता है मिड रेंज सेगमेंट में। और ओप्पो के अंदर 50 मेगापिक्सल विद नॉन ओएस वाला कैमरा मिलता है। ओप्पो का फ्रंट साइड 16 मेगापिक्सल है, सैमसंग का 13 मेगापिक्सल है। और दोनों फोन्स के अंदर फ्रंट कैमरा में लिमिटेशन है 1080p 30 fps। तो ये वाला क्लिप माइक की क्वालिटी के साथ चेक करो, फिर हम रियर की थोड़ी सी वीडियोस प्ले करेंगे। अगेन आपने थोड़ा सा डिसाइड भी करना है और उसके बाद मैं ओपिनियन की बात करूंगा। सो ये क्लिप हम लोग माइक भी चेक कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा का। अभी ज़रा ओप्पो का चल रहा है, साथ साथ स्विच हो जाएगा। ओप्पो थोड़ा वाइड एंगल ज़रूर है, बट आप देखोगे तो आपको क्रॉप सेंसर सैमसंग का मिलेगा, बट स्टेबलाइजेशन के हिसाब से सैमसंग थोड़ा बेटर है। अब वॉइस स्विच करते हैं A17 पर। कूलर टून है स्क्रीन पर, बट जज आप बेहतर कर पाते हो। इस तरीके से थोड़ी सी लाइट ज़रा ना बैक साइड पे लेके आते हैं, हार्श लाइट पे देखते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़रा बेटर काम कर पाता है। तो ये बैक साइड की लाइट इनटेक अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया होगा। आई थिंक यहाँ सैमसंग प्रॉब्ली थोड़ा बेटर काम कर रहा है, बट मोबाइल स्क्रीन पर जज करना मुश्किल होता है। जब एक्चुअली हम लोग ओपिनियन बना रहे होते हैं पीसी में निकाल के साइड बाई साइड, तब हमें पता लगता है। तो आप दोनों ही फोन्स के हम लोग मेन कैमरा से रिकॉर्ड करें। अब ओप्पो में ना 1080p 60 fps मैक्सिमम मिलता है, सैमसंग 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छी बात यह है कि सैमसंग पर आप वाइड एंगल पर भी स्विच कर सकते हो। वाइड एंगल पर डिटेल आप देख सकते हो थोड़ी सॉफ्ट होती हुई नजर आएगी, 1080p 30 fps पे रहता है। थोड़ा सा चल के देखते हैं कि जो स्टेबलाइजेशन है वो किसमें बेटर मिलती है। ऑल्दो दोनों ही ओएस के साथ उस तरीके से नहीं आते हैं, बट स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा जूम करके देखते हैं, लाइक अगर आपने जूम की वीडियो बनानी है तो आप जूम कैसे डिटेल जो है वो आपको मिलेगी। जूम के बाद 2x पे ये डिटेल आपको दोनों की मिलेगी। दोनों डिजिटल जूम लेके आते हैं, याद रखिएगा। लाइट्स अच्छी हैं तो जूम में थोड़ी डिटेल अच्छी मिलेगी, स्पेशली 60 fps में ज़्यादा लाइट में आपको डिटेल अच्छी मिलने वाली है। अगेन इसको दोबारा 1x पे ले आते हैं, तो ये दोनों की एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन विच इज़ योर फेवरेट, लाइक आपको कौन सा बेटर लगने वाला है, कौन सा नहीं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब देखो भाई, सैमसंग को एक और एडवांटेज है कि आपको एक ग्रेवी वाला 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑफर करता है। ऑल्दो सॉफ्ट डिटेल हो जाती है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी मिलता है, तो थोड़ा क्लोजअप शॉट डिटेल उतनी अच्छी नहीं होगी, बट ठीक है। 2 मेगापिक्सल का ओप्पो भी बुके सेंसर लेके आता है। दोनों फोन्स के अंदर कोई पोर्ट्रेट वीडियोस वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। लाइक वो जो बुके वीडियोस है वो दोनों फोन्स के अंदर आती नहीं है। दोनों फोन्स के जो माइक क्वालिटी की बात करता हूँ, सैमसंग में नॉइस कैंसलेशन नहीं था, ओप्पो का नॉइस कैंसलेशन था। लाइक कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, शोर है, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर हमें ज्यादा नॉइस फील नहीं हुआ है। स्लो मोशन में 120 फ्रेम पर सेकंड दोनों ही रिकॉर्ड कर पाते हैं, जिनमें फ्रेम्स मुझे सैमसंग के थोड़े बेटर लगे हैं। और वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो सैमसंग स्टेबलाइज ज्यादा था। सैमसंग का बस थोड़ा सा ये इशू है कि जब जैसे लाइट से हम थोड़ा सा चेंज हो रहे थे, साइड में आ रहे थे, थोड़ा सा नॉइस वहां मिला है। बट बहरहाल जो कलर टून है ओप्पो की वो थोड़ी डार्क वाली साइड पे थी, कॉन्ट्रास्टी थी, हाईलाइट और शेडोज को थोड़ा कम करता है। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को ब्राइटर पसंद आती है। वैसे मैं दोनों को टॉप नॉच परफॉर्मेंस वाला नहीं कहूंगा कैमरा में, बट ओवरऑल दोनों में से एक मुझे चूज करना होगा तो स्टेबलाइजेशन की वजह से मैं सैमसंग को चूज करूंगा। लेकिन 1080p 60 fps का एडवांटेज ओप्पो को जाता है। स्टिल रख के वीडियो बना सकते हो तो ओप्पो को आप भी कंसीडर कर सकते हो। ओप्पो थोड़ा वाइड एंगल भी है, तो ओप्पो का जरा स्किन टोन भी ठीक देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की फोटोज दोनों की मिलती जुलती है, किसी किसी कैटेगरी में हमें जो है वो सैमसंग बेटर प्रोवाइड कर रहा था।
और इसी तरीके से हमें ओप्पो भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन हमने जो पोर्ट्रेट्स के अंदर देखा है तो सैमसंग का नेचुरल ब्लर है, ओप्पो थोड़ा-सा ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्लर करने की कोशिश करता है। ऐसे ही रियर कैमरा में मेन सेंसर में ये नॉन पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सैमसंग का कलर टोन मैक्सिमम कंडीशंस में हमें थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। लाइक डिटेल अच्छी थी, कहीं न कहीं ओप्पो सॉफ्ट करने के चक्कर में चेहरे की डिटेल को लॉस कर रहा था। बट अगेंस्ट द लाइट, अब यासिर की ये फ़ोटोज़ आप देखोगे तो यहाँ ओप्पो ने ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर की है। तो अगेंस्ट द लाइट जो एचडीआर, वैसे दोनों में मिलता नहीं है, लेकिन आप एचडीआर में अगर कोई फ़ोटो लेते हो लाइक एचडीआर टाइप की, बैक साइड से लाइट ज़्यादा हो गया तो ओप्पो थोड़ा बेटर होने वाला है। ओप्पो को एक एडवांटेज ये है कि ये पोर्ट्रेट में 2x जो है ना फोकल लेंथ ऑफर करता है, जो कि सैमसंग ऑफर नहीं करता है। यहाँ कीप इट इन योर माइंड, पोर्ट्रेट्स ज़्यादा बेहतर ले सकोगे आप ओप्पो के ऐसे इंडोर लाइट्स और बाकी चीज़ों में भी। ओप्पो के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं कंपैरेटिवली सैमसंग, बट सैमसंग को ओईएस का एडवांटेज जाता है, जिसकी वजह से ये डिटेल जैसा कि फ़ोटोज़ के अंदर बेटर कैप्चर कर सकता है ज़ूम के बाद, लेकिन वीडियोज़ में उतना बेटर नहीं करता। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो ओवरऑल दोनों को मैं वैसे टॉप नॉच कैमरा परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों को अगर मैंने नंबर देने होंगे, तो ओप्पो को मैं दूँगा 10 में से 7 नंबर और सैमसंग को दूँगा 10 में से 7 नंबर। दोनों मेरे लिए बराबर हैं, तो इससे ऊपर के नंबर दोनों नहीं जो है गेन कर सकते। डिटेल मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है इतने पैसों में। तो ये ज़रा कैमरा के हिसाब से आपने देखा। और कुछ एआई फीचर्स की बात करें, देखो इसमें नंबर नहीं होंगे एआई फीचर्स में। सैमसंग में गूगल जेमिनी ज़रूर मिलता है, सर्कल टू सर्च मिल जाता है, एआई इरेज़र मिल जाता है, उसके अलावा नाउ बार टाइप की आपको चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ओप्पो थोड़े एआई फीचर्स ज़्यादा ऑफ़र करता है। जैसा कि ओप्पो की एआई सुपर लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब सिग्नल अगर कहीं न कहीं थोड़े से कम आ रहे हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। इस तरीके के अंदर आपको ओप्पो के इन ऐप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एआई इरेज़र है, एआई रिकम्पोज़ है, एआई एआई परफेक्ट शॉट है, एनहांस क्लैरिटी है, अनब्लर है, रिमूव रिफ्लेक्शन है, एआई समरी है, एआई ट्रांसलेशन है। ये सारी चीज़ें ओप्पो कर पाएगा जो कि सैमसंग नहीं कर पाता। तो हाँ, एआई के हिसाब से ओप्पो के अंदर थोड़े फीचर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट भाई ओप्पो को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है इसका बैटरी साइज़ और चार्ज। ओप्पो के अंदर 7000 एमएच की बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग आती है और रिवर्स चार्जिंग तक ये सपोर्ट करता है। और ये एक बहुत बड़ा यूएसपी होगा, इतने कॉम्पैक्ट साइज में 7000 एमएच बैटरी के साथ ये इस तरह का साइज एडजस्ट कर पा रहा है। वहीं पर डब्बे में चार्जर भी आता है ओप्पो के। सैमसंग के अंदर वैसे 25 वाट की फास्ट चार्जिंग और 5000 एमएच की बैटरी है। रिवर्स चार्जिंग मेंशन नहीं है सैमसंग की तरफ से, बट 5000 और 7000 एमएच में 2000 एमएच का फर्क है, जिससे बैटरी टाइमिंग स्क्रीन साइज छोटा होने से ओप्पो की ज़्यादा बेटर होगी। वैसे हमने जो स्पीड टेस्ट वगैरह रन किया है तो ओप्पो ने 100 में से सिर्फ 12% बैटरी जो है वो कंज्यूम की है। सैमसंग ने थोड़ी ज़्यादा की है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप 4G पे चला रहे हो या आप वाई-फाई पे यूज़ कर रहे हो या आपका ब्राइटनेस लेवल कितना है। ओवरऑल यहाँ क्लियरली एडवांटेज ओप्पो को जाता है कि रिवर्स चार्जिंग से कोई आईओटी प्रोडक्ट चार्ज करनी है आप वो भी कर सकोगे। 10 में से साढ़े 9 नंबर ओप्पो लेता है इस लिहाज से, और सैमसंग के डब्बे में चार्जर नहीं आता, तो हम मैक्सिमम इसको 10 में से 5 नंबर ही दे पाएँगे, क्योंकि भाई चार्जर हमें 3000 रुपए का अलग से लेना पड़ता है, तो वो कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। तो फिर दोनों की रिटेल प्राइस में ज़रा ना कॉस्ट का जो, या अगर ऑफलाइन मार्केट के डिस्काउंट प्राइस को कंपेयर करोगे ना, तो डिफरेंस सिर्फ 6-7 हज़ार रुपए का रह जाता है, जिससे बैटरी भी 2000 एमएच ज़्यादा देखने को मिले। अच्छा, अगर आप स्पीकर देख के लेते हो तो ओप्पो को ये एडवांटेज है कि ये डुअल स्पीकर के साथ आता है। स्टीरियो साउंड है, वैसे ऊपर वाला जो स्पीकर है वो इतना लाउड नहीं है, बट 30% साउंड प्रोड्यूस करता है और 70% बॉटम वाला प्रोवाइड करता है, तो स्टीरियो इफेक्ट अच्छा आता है कंपैरेटिवली सैमसंग। तो स्टीरियो साउंड के हिसाब से, डुअल स्पीकर के हिसाब से 10 में से 9 नंबर हमारे ओप्पो के भाई स्टीरियो दे रहा है, लेकिन सैमसंग को अगेन यहाँ भी 6 नंबर ही देने पड़ेंगे। सिंगल स्पीकर है, वैसे सही है, डिसेंट है साउंड, इतना मतलब लाउड नहीं होगा, बट हाँ, मोनो स्पीकर इस रेंज के अंदर आई थिंक उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे हम लोग, जितना डुअल स्पीकर होता है। अब छोटी-छोटी चीज़ें और कंपेयर करते हो ना, देखो हैप्टिक दोनों के सिमिलर आपको ऑफर होंगे, लाइक आप जो स्क्रीन पर जो टाइपिंग करते हो ऑलमोस्ट मिड रेंज सेगमेंट वाले हैं। ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन ओप्पो में है और ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन हमें मिलता है हमारे सैमसंग में। एनएफसी दोनों में सपोर्ट मिल जाती है, टैप टू पेमेंट वाली सपोर्ट दोनों ही फ़ोन्स लेके आते हैं। ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं इस कंपैरिजन को। देखो मेरे लिहाज से ओप्पो कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले, आईपी रेटिंग, फास्ट चार्जिंग, ठीक है, डिसेंट टाइप का कैमरा है, परफॉर्मेंस भी इस रेंज के अंदर यही अब मिल रही है। इधर अगर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 भी हो तो वो यही परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड कर रहा होता है, बस 5G उसमें ऐड हो जाता है। तो मुझे ओवरऑल इस लिहाज से ओप्पो आज के कंपैरिजन में अराउंड 51 से ऊपर के नंबर लेके जाता है। लेकिन सैमसंग को अभी मुझे लगता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बेजल एक्सपीरियंस, ये भी यूजर की नीड समझनी चाहिए। ओएस का बहुत बड़ा एडवांटेज आता है सैमसंग को, बट फिर भी इस वाले कंपैरिजन में सैमसंग बस 40 साढ़े 45 तक ही रहा है, मतलब 40 से 45 तक ही नंबर गेन कर सका। तो ये टोटल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आज का विनर क्लियरली ओप्पो है, बट दैट डजंट मीन कि आई एम फोर्सिंग यू कि यू शुड बाय ओप्पो, बट मेरा काम था आपको कंपैरिजन देना। अगर आपके दिल पर सैमसंग छाया हुआ है तो डेफिनेटली दिस इज द ओनली चॉइस व्हिच कैन यू बाय राइट नाउ। बट इसके अलावा आपको सैमसंग की बॉक्स पैक की कोई चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। आपकी कोई भी चॉइस होगी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इस कंपैरिजन के बाद
क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा नहीं, कौन सा लेना है? ये कमेंट सेक्शन में शेयर करके बस एक लाइक देके निकल जाना भाई। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली बात मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।